हेलो, कैसे आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का करने जा रहे हैं। और अगर आपको इसी टाइप का कंटेंट चाहिए रोज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको साथ में अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करना, नोट्स टाइप आपको इसी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें सबसे ऊपर एक तरीके से इंग्लिश की शायरी लिख रखी है, बट दीज आर फ्रेजेस वी रीड इन इंग्लिश बट यू कैन से इट। सो इसको आप पढ़ लेना, ये फैक्ट के बारे में बता रखा है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे ऊपर ये चैप्टर की हेडिंग है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। इसने बोला है कि इन चीज़ों को कंसीडर करो जो ये नीचे लिख रखी हैं और इनको सोचो कि क्या होता है जब। अ मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दे गर्मियों के टाइम तो क्या होता है। तो वो तो सबको पता है, फट जाता है दूध, पनीर बन जाता है। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। कोई भी लोहे की चीज़ जैसे तवा या पतीला या लोहे की कील नमी के वातावरण में छोड़ दी जाए तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो उस पर रस्ट लग जाता है, बिकॉज उस पर ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है, प्लस में वाटर भी होता है उसमें। अगर खाली ऑक्सीजन हो तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में उस पर रस्ट लग जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, मतलब कि ग्रेप्स सड़ जाते हैं, वो तो सबको पता है। वो एसिडिटी की वजह उसके अंदर एसिड्स बन जाते हैं, एंजाइम्स निकल जाते हैं, बैक्टीरिया अफेक्ट कर देता है। फूड इज़ कुक्ड, जब खाना बनाया जाता है तो भाई उसमें बैक्टीरियाज जो होते हैं गंदे वाले काफ़ी समय के लिए एलिमिनेट हो जाते हैं। बट अगर उसको भी छोड़ देंगे ऐसे ही एनवायरनमेंट में तो वो भी ख़राब हो सकता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, खाना हमारी बॉडी में पचता है, तो खाना पचता है तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमें एनर्जी मिल जाती है और हम वेस्ट निकाल देते हैं। वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं तो लेते रहते हैं। अभी यहाँ से मेन चैप्टर चालू होता है। इन ऑल अबोव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। इन सारी सिचुएशन में जो हमने ऊपर देखी, जो नेचर और आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, वो किसी ना किसी तरीके से चेंज हो जाती है। हमने पहले ही देख लिया फिज़िकल और केमिकल चेंज के बारे में अपनी पहले वाली क्लासेस में। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स, जब भी एक केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक प्लेस करता है, टेकन प्लेस करता है, मतलब होता है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग as to what is actually meant by a chemical reaction। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअली में होता क्या है केमिकल रिएक्शन से। तो भाई चलो देखते हैं, हमें एकदम से वंडरिंग होती है या नहीं। हाउ डू वी कम टू नो अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया है। Let us perform some activities to find the answer to these question। चलो हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आती है एक्टिविटी 1.1। तो भाई इसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स गेट वियर सूटेबल आई ग्लासेज। इसने क्वेश्चन दिया है, मतलब प्री क्वेश्चन के टाइप वाला क्वेश्चन आंसर वाला नहीं। इसने बोला है कि ये एक्टिविटी टीचर के असिस्टेंस में होनी चाहिए। इसको अगर स्टूडेंट आई ग्लासेस पहन के करे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
बिकॉज इसमें एकदम से हाई फ्लेम निकलती है जो कि हमें अफेक्ट कर सकती है। तो चलो भाई एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, उसको सैंड पेपर से रब करना है, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की ब्लैक लेयर जम जाती है तो वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए सैंड पेपर से रब करना है। उसके बाद होल्ड इट विद पेयर ऑफ टोंग्स। उसे एक टोंग्स के पेयर से, टोंग कैची टाइप होती है बट वो सामान उठाने में काम आती है, सर्जरी के टाइम पे भी होती है। तो इससे पकड़ना है अपनी सेफ्टी के लिए ताकि हम दूर हो जाएं मैग्नीशियम रिबन से हमारा हाथ। Burn it using spirit of lamp or burner. Collect the ash formed in watch glass as shown in figure 1.1। इसने बोल रहा है कि ऐश मतलब उसको जलाओ किसी भी बर्नर से या लैंप से, और उसके बाद उसको उसकी राख को एक वॉच ग्लास एक शीशे की कटोरी टाइप होती है जिसका 1.32 ग्राम वेट होता है। इस पे हम केमिकल्स को, डिफरेंट केमिकल्स को देखते हैं। तो हमें उसकी ऐश को इसमें कलेक्ट करना है, मतलब जो राख है उसको इसमें कलेक्ट करना है। इससे अपने से जितना दूर हो सके उतना दूर रखना है। तो वही इसने लिखा है। उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो? तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। तुमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम यानी कि जो एकदम से बहुत हाई हो जाए उस फ्लेम से जल रहा है और चेंज हो जाता है एक वाइट पाउडर में, मतलब जो उसकी राख है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो वाइट पाउडर बन जाती है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की एयर में प्रेजेंट होने की वजह से, रिएक्शन होने की वजह से, बिकॉज ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है और वो बर्न होते वक्त रिएक्शन करता है जो कि एक्सोथर्मिक होता है। अब ये दो एक्टिविटी दे रखी है, ये तुम पढ़ लेना। वैसे ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार पढ़ लेना। ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में करा देंगे वैसे तुम्हारे टीचर्स, फिर भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का PbNO3 का सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। हमें इसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखते हो? उसके बाद अगली एक्टिविटी दे रखी है डायरेक्ट। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स एक कोनिकल फ्लास्क में लो और एक टेस्ट ट्यूब में, मतलब या तो एक कोनिकल फ्लास्क में लो या फिर एक टेस्ट ट्यूब में। ऐड डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। इसमें डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। कोशन हैंडल एसिड विद केयर, मतलब कि इसने बोला है कि सावधानी से पकड़ना है एसिड को, जैसे गिर जाए तो पूरी स्किन जल सकती है। वैसे तो लैब्स में डाइल्यूट होता है बट फिर भी ईचिंग और थोड़े बहुत बर्न्स हो सकते हैं, तो वही सावधानी से। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। इसने बोला है कि उसको टच करके देखो क्या कोई चेंज आ रहा है उसके टेम्परेचर में। तो हाँ भाई आता है टेम्परेचर में चेंज, स्लाइटली वार्म हो जाता है, मतलब हल्का हल्का गर्म हो जाता है। और अगर आपका एसिड जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट नहीं है, कंसनट्रेटेड है, तो इतना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस और बोरोसिल के ग्लास की वजह से वो ब्रेक नहीं होता, नहीं तो लोकल कोई बीकर या टेस्ट ट्यूब हो, कोनिकल फ्लास्क हो, तो उसमें से तो गर्म होके वो वही टूट जाता है। इसने बोला फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ऊपर की 3 एक्टिविटीज़ से हम ये कह सकते हैं कि इनमें से नीचे वाली जो रिएक्शन ये जो दिए गए हैं इनको देख के हम एक चेंज का पता लगा सकते हैं। चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज हो जाए, जैसे उस पानी से भाप बन जाए, वाटर टू स्टीम। चेंज इन कलर, कलर बदल जाए,
लाइक कुछ लिटमस पेपर या कॉपर सल्फेट का हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। और कॉपर सल्फेट से जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस निकल जाए बाहर तो उससे भी केमिकल रिएक्शन होता है। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि गर्म या ठंडा, लाइक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो जाए तो उसको भी केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब आपको एक बात नोटिस हुई कि मैं बार बार एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या कर रहा हूँ, वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे पहले ही बता देता हूँ, एक्सोथर्मिक होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें गर्मी बाहर आए, मतलब रिएक्शन होने के बाद गर्म हो जाए सारा सॉल्यूशन। और एंडोथर्मिक होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि ठंडा हो जाए बहुत ज़्यादा। लाइक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन हम उससे ले सकते हैं, जो हमारे घर में वाइट वॉश होता है, पुट्टी होती है, उसको पानी में जब भिगोते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए उसमें धीरे धीरे करके पानी मिलाया जाता है, नहीं तो बाल्टी भी पिघल सकती है एक बार में डालने से। वो एक बेस्ट एग्जांपल है उसका एक्सोथर्मिक का। केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे अभी हम, उनको बनाना सीखेंगे। Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. हम एक्टिविटी 1.1 से पता लगा सकते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। ये बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है इसका। It can be written in a shorter form. The simplest way to write in form of the word equation, the word for the above reaction would be. इसको हम इससे सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ब्रैकेट में रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, गिव्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम इसको इससे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो सब्सटेंस केमिकल चेंज में जाते हैं, जैसे रिएक्शन 1.1 में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो रिएक्टेंट है और नया सब्सटेंस है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि फॉर्म हुआ है रिएक्शन के वक्त as a product. A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them. Word equation इनके बीच में चेंज दिखाती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। जो ये तुम्हें एरो दिख रही है, ये वाली एरो, इससे हमें इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं ये वाले, और वो सारे ये प्रोडक्ट है। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है इस वाले रिएक्शन में, जैसे एक प्रोडक्ट है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और प्लस साइन बिटवीन देम। इनको जैसे प्लस करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो इसके बीच में ये वाला प्लस साइन होता है। और इसी की तरह प्रोडक्ट होते हैं राइट हैंड साइड में विद अ प्लस साइन। अगर जैसे दो प्रोडक्ट हैं तो उनके बीच में प्लस साइन होता है और ये राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको याद रख लेना, ये आगे बहुत काम आएगी। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। ये जो एरो है ये प्रोडक्ट की तरफ वो करता है, अपनी टिप को पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन की डायरेक्शन में। अभी 1.1.1 राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या इससे भी छोटा कोई तरीका है हम जिससे केमिकल इक्वेशन को लिख सकें? तो हाँ भाई है, जैसे यहाँ पे दे रखा है Mg+O2 गिव्स MgO। इसमें इसके जो इसका जो सिंबल है वो लगा दिया पूरा वर्ड लिखने की बजाय, और मोस्टली केमिकल रिएक्शंस ऐसे ही लिखी जाती है। इस पूरे पैराग्राफ में यही बता रखा है, मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में बता दिया।
काउंट एंड कंपेयर ऑफ एटम। अभी ये इसमें कह रहा है कि इनको काउंट करो और कंपेयर करो एटम्स को। लाइक जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम जो है इसका ये एक 1 एटम है, क्योंकि इसके आगे और कुछ नहीं लिखा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा है तो इसके 2 एटम है, बट यहाँ पे आने के बाद एक ही एटम शो हो रहा है, तो ये प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है। अभी आगे हम बैलेंसिंग सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस की। रिकॉल द लॉ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास। अभी याद करो कन्वर्शन ऑफ मास, जो कि तुमने क्लास 9th में पढ़ा था। भाई तुमने ये पढ़ा होगा एटम्स वाले चैप्टर में, एटम और स्ट्रक्चर में या एटम और मॉलिक्यूल में। उसमें ये पढ़ा होगा कि मास ना ही बनाया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना हम किसी एटम को बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वर्ल्ड में जितने एटम है वो कांस्टेंट है, बट वो भी नहीं है। अभी हायर लेवल पे एटम्स को बनाने की बात की जा रही है, बट वो अभी तुम्हारे सिलेबस से आउट है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो अभी तुमने पढ़ा, रिकॉल किया लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। तो आगे पढ़ते ये क्या कह रहा है। टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल। तो वही जो मैं बता रहा था, मैग्नीशियम का जैसे एक एटम था तो उधर भी एक होना चाहिए, ऑक्सीजन के 2 थे तो 2 उधर होने चाहिए। और लाइक इसमें दे रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसकी केमिकल इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो अभी इसमें देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। Zn का एक एटम, इसमें भी Zn का एक एटम, और भाई H2 का हाइड्रोजन के 2 एटम, तो इधर भी 2 एटम, और SO4 सेम है बिल्कुल, ये बैलेंस्ड है। यहाँ पे भी यही लिख रखा है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एरो, इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस्ड है, इसमें हमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलो ट्राई करते हैं Fe+H2 ये वाली इक्वेशन को। फेरस यानी कि आयरन प्लस Fe3O4 प्लस H2, ये इसका प्रोडक्ट है। तो अभी देखते हैं ये बैलेंस है नहीं, वैसे बैलेंस नहीं है ये। यहाँ पे Fe का एक एटम, यहाँ पे 3 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम, यहाँ पे 4 एटम, H2 है बस बैलेंस्ड। तो इसने स्टेप वाइज दे रखा है। सबसे पहले इसने बोला है हर एक एटम के आगे, मतलब हर एक प्लस साइन के साइड में जो ये है, लाइक ये Fe3O4 है ये सॉल्यूशन, तो इस पे एक ऐसे डब्बा टाइप बना लो। वैसे इतने ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपलेस्ट वे और है, बट इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर तो मैं वो वाला वे भी बता दूंगा। तो इसने फिर उसके बाद हर एक एटम को लिस्ट बनानी है, ऐसे टेबल बनानी है कि इसमें इधर की साइड 2 है, इधर की साइड 3 है, इस टाइप से पूरी टेबल बनानी है तुम्हें। और उसके बाद इसको हमने जैसे लाइक एटम ऑफ ऑक्सीजन को देख लेते हैं। इनिशियल है हमारे पास H2O में 1, जबकि प्रोडक्ट में है 4, तो हम इसको 1 × 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए। तो ऐसे ही करके सारे एटम्स को एक एक करके हम कर लेंगे। उसके बाद फाइनल उसमें हम लाइक जैसे Fe के 3 बनाने हमें इधर की साइड भी, तो उसके आगे 3 लिख देंगे डब्बे के आगे। बाकी तुम डब्बा बनाओ ना बनाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम्हारा मन करे तो बना सकते हो, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं जाता। तो अभी इसके बाद स्टेप 6 है फाइनली, इसको बैलेंस कर दिया तुमने, इसको लिख दो। ये इनका वे था, बट मैं अभी तुमको एक सिंपलेस्ट वे बता सकता हूँ अगर चाहो तो। जैसे इसमें वेट अ मिनट Fe3, जैसे तुम्हें वो रुक जाओ, ऊपर वाली इक्वेशन निकालता हूँ जो अनबैलेंस्ड है। जैसे ये वाली इक्वेशन है
टेबल बनाने की बजाय अगर तुम थोड़े से सिंसियर हो ना, तो इधर से ही ऐसे कर दो। अगर तुम्हें रफ वर्क में करना है, अगर बैलेंस करने के लिए बोले तो स्टेप वाइज करना, नहीं तो अगर रफ वर्क में चाहिए हो तो इधर देख लो एफ के इधर 3 है, तो इसको 3 नीचे नहीं लिखना कभी भी, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके आगे 3 लिखना है, इसके आगे 3 लिख दो। और अभी H2 के देख लो कितने हैं, एक H2 एक H2, यानी कि दोनों साइड 2 एटम है। और O तो एक काम करो, इन दोनों में लाइक H2 अगर हम ऑक्सीजन को 4 करना चाहें तो इधर 4 H2O करेंगे, तो ये 4 2 जा 8, यानी कि इधर 8 H2 लगा दो। इस तरीके से तुम कर सकते हो, जो कि बहुत आसान तरीका है। अगर तो मेरा वर्क में चाहिए तो देख लेते हैं अभी हमने सही करी है यानी। हाँ भाई देख लो, बिल्कुल सही बैलेंस करी है, मैंने देखा नहीं था इधर से, और बिल्कुल सही बैलेंस करी है। तो इस टाइप से भी तुम बैलेंस कर सकते हो अगर तुम्हें रफ वर्क में करना है तो। बाकी अगर स्टेप वाइज पूछे 3-4 नंबर का आ जाए तो स्टेप वाइज कर देना। स्टेप 7 राइटिंग सिंपल ऑफ फिजिकल स्टेट्स, इसने फाइनल स्टेट बोला है। जैसे Fe3 यानी कि जो लोहा है, फेरस है, वो सॉलिड है तो S लिख दो। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट तुम फाइनल एग्जाम्स में कर देना, यूटी वगैरह में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर बोले तो करना है। अभी उसके बाद नोट द सिंबल दैट G इज़ यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दिस इज रिएक्शन वाटर इज़ यूज्ड इन फॉर्म ऑफ स्टीम। तुम यहाँ पे नोट कर लो कि ये जो G है 4H2O यानी कि पानी के आगे, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये गैसियस फॉर्म में यानी कि स्टीम फॉर्म में लिया गया है इस रिएक्शन में। तो इसमें यही बता रखा है। ये नीचे भी इक्वेशन दे रखी है, CO + 2H2O 340 ATM। ये ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इतने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ये हो पाता है रिएक्शन। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट बता रखा है CH3OHL 6CO2AQ। ये रिएक्शन तुम पढ़ लेना, थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है तो इनको याद कर लेना। यूजिंग दिस स्टेप्स यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.2 इन द टेक्स्ट अर्लियर। तुम इन स्टेप्स को 1.2 इक्वेशन जो पहले दी गई है उससे बैलेंस कर सकते हो। चलो देखते हैं भाई 1.2 इक्वेशन कहाँ पे, 1.1 और 1.2। हाँ भाई ये मैंने बताई थी, इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लाइक हम 2 MgO कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे MgO के आगे 2 लिख दिया और Mg के आगे भी 2 लिख दिया, तो ये दोनों बैलेंस होगी। 2 Mg के एटम लेफ्ट हैंड साइड, 2 Mg के एटम राइट हैंड साइड, और 2 ऑक्सीजन के इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड और 2 राइट हैंड साइड, तो अपनी ये भी बैलेंस होगी। तुम इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ये कम ही इम्पोर्टेंट है इस वाली इक्वेशन की बैलेंसिंग, बट ये वाली इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, ये आ सकती है यूटीज़ में। और भाई अभी इसके बाद ये स्टेप्स कर लिए थे हमने सारे। अभी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं NCERT के इन टेक्स्ट। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन कैन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हमें मैग्नीशियम रिबन क्यों क्लीन करना चाहिए एयर में बर्न करने से पहले? तो भाई सिंपल सी बात है, हमें इसलिए बर्न करना चाहिए, बर्न करने से पहले क्लीन करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जो कि उसको प्रिवेंट करती है बर्न होने से, और वो प्रोटेक्शन की तरह काम करती है उस पर। अभी सेकंड क्वेश्चन बोला इसने, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इनके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, तो चलो भाई लिख लेते हैं। H2O। मेरी राइटिंग इस पे कर्सर से इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो यही समझ लेना तुम। H2O प्लस क्लोरीन प्लस Cl gives हाइड्रोजन क्लोराइड HCl।
तो वही इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गिव करता है। ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके H2O क्यों लिख दिया मैंने, इरेजर। अभी फिर से प्लस साइन, H2 प्लस Cl गिव्स HCl। तो इधर तो बैलेंस नहीं हो पाया क्योंकि H2 तो हमेशा अपनी H2 फॉर्म में रहती है। Cl तो हम एक काम कर सकते हैं, Cl2 वेट हम ये कर सकते हैं, H2 प्लस Cl 2Cl गिव्स 2HCl। हम ये लिख सकते हैं, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलो भाई अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इसको इरेज कर दूं। सेकंड पार्ट में बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसको तुम खुद से करना। मैंने एक इक्वेशन बता दी है, इसको तुम खुद से सोल्व करके देखना, या फिर बता दो। चलो ये वाली और बता देता हूँ, फिर थर्ड वाली तुम खुद करना। BaCl BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस Al एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 gives BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। ये मैंने तुमको इक्वेशन लिख के दे दी, इसको बैलेंस करना अब तुम, क्योंकि तुमने इसको रीड किया है। इस इक्वेशन को तुम बैलेंस करना। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तुम बाद में इसको अच्छे से करना। अभी आगे का कंटेंट पढ़ाते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। ये solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। ये भाई बहुत इजी है, तुम इसको खुद से ट्राई करना अपनी कॉपी में, और अगर ना हो पाए तो मेरे जो नोट्स में इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो अभी आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। वी हैव लर्नड इन क्लास 9, तुमने पढ़ा होगा क्लास 9th में, कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी एलिमेंट के एटम दूसरे एटम के एलिमेंट में नहीं चेंज हो सकते। साल्ट चेंज कर सकते हैं, लाइक वो ऊपर बैरियम सल्फेट वाली हमने देखी थी रिएक्शन, बैरियम क्लोराइड वाली, उसमें ऐसे सॉल्ट चेंज हो सकते हैं, बट एटम किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता। ना ही एटम डिसअपेयर और फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर सम एल्सवेयर। ना ही उसमें एटम बन सकते, ना उसमें ख़त्म हो सकते। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। असल में वो एटम के बॉन्ड्स को चेंज करता है केमिकल रिएक्शन नया सब्सटेंस बनाने के लिए। तो इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है, फॉर्म हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, वो चेंज नहीं होता उसमें, मतलब एटम्स एक दूसरे से चेंज नहीं होते दूसरे एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। अभी 1.2.1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम। इसने एंट्री करते ही इस वाले पार्ट में एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि तुम्हारा टीचर अच्छे से करा देगा तुम्हें लैब में, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी कैल्शियम ऑक्साइड लो या फिर क्विक लाइम लो एक बीकर में। ये लैब में होती है, केमिस्ट्री लैब में कैल्शियम ऑक्साइड एक जार के अंदर, प्लास्टिक के जार के अंदर, या फिर क्विक लाइम लो एक बीकर में। क्विक लाइम भी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी लैब में अगर तुम्हारा अच्छा लैब है और अच्छा स्कूल है तो। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। इसमें धीरे धीरे पानी डालो।
टच द बीकर शोन इन फिगर 1.3। तो इसने बोला है इस तरीके से तुम्हें उस सेटअप में हाथ लगा के देखना है बाहर से, तो क्या तुम्हें टेम्परेचर में चेंज दिखेगा? हाँ भाई दिखेगा, उसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है तो वो बीकर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है फाइनल प्रोडक्ट। लाइक इसको शायद से वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। हाँ, इसको स्लेक्ड लाइम को वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं भाई। ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लो। इसको इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, इसको IMP इसको ज़रूर से याद करना। और ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना ये वाले, इनको भी याद कर लेना। CaOH2 स्लेक्ड लाइम का है, CaO क्विक लाइम का है, ये ज़रूरी याद कर लो। मैं इस पे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इम्पोर्टेंट 1.13। ये वाला रिएक्शन इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, ये बहुत बार आता है। डू यू नो, ये एक डू यू नो का बॉक्स दे रखा है। सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.3 वाइट वॉशिंग। वही है, ये मैं आपको बता रहा था कि वाइट वॉश के लिए यूज़ होता है, यही बता रखा है इसमें। और फिर उसके बाद ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये दीवार पे लगती है गिल्ली, जब तो वो गिल्ली होती है एक्वस होती है, यहाँ पे दे रखा है एक्वस, यानी कि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, प्लस CO2। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में हम भी सांस छोड़ते हैं तो जो CO2 होती है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो वो टाइट हो जाती है, और H2O जो लिक्विड में बनाती है वो स्टीम बन के उसकी काइनेटिक एनर्जी को लेके उड़ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसको ठंडा भी करता है। लाइक हमारे भी पसीने जो आते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी को लेके उड़ जाते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए आते हैं ये पसीने। लेट अस डिस्कस मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के मोर एग्जाम्पल करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, CS+O2, मतलब कार्बन सॉलिड में प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर बनाती है सिंगल प्रोडक्ट CO2। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलके, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। ये भी सिंपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से 2 और मोर सब्सटेंस। ये वही इंग्लिश में बोल रखा है, एक बार रीड कर लेना तुम। जो मैंने बताया है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, ये वाली डेफिनेशन भी पूछ सकता है, वैसे कम ही पूछता है, MCQ वगैरह में आ सकती है, या मैच द फॉलोइंग में। उसके बाद ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये एक्सोथर्मिक की रिएक्शंस दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना, इनको भी याद कर लेना। एक काम करना, एक दिन प्रॉपर से अपनी बुक को लेके और उसमें सारे के सारे जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं सारे कॉपी पे नोट डाउन करके उनको अच्छे से याद करना, और फिर उनको लिख के देखना 2-3 बार कम से कम। सारे केमिकल रिएक्शंस जितने भी दे रखे हैं ये ब्लू लाइन में, ये इम्पोर्टेंट हैं। लाइक ये 1.17, 1.18, ये ग्लूकोज का C6H12O6, और इनके जितने भी केमिकल फार्मूले हैं, लाइक ये ग्लूकोज का ही कंसीडर कर लेते हैं C6H12O6। तो ये सारे फार्मूले याद कर लेना। और तुम्हें बैलेंसिंग ज़रूर से आनी चाहिए, मैंने बता दी तुम्हें बैलेंसिंग। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू, जो वेजिटेबल मैटर होता है कंपोस्ट होता है बैक्टीरिया से बाहर पड़ा हुआ, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जांपल है। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन, जो 1.1 एक्टिविटी है उसका एग्जांपल देखते हैं।
हीट बाहर आती है अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। जो मैग्नीशियम वाला रिएक्शन था वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उसमें हीट भी आती है और प्लस में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो आज इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके आगे का सारा पार्ट पढ़ेंगे। अभी बहुत सारा रहता है, ये लगा लो आधा चैप्टर हो चुका है। इसमें मैं कंबाइन करके इनका मिक्स PDF बना दूंगा। और अगर नोट्स चाहिए तो तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा वीडियो के। और अगर आगे भी पढ़ना चाहते हो साइंस, इसी तरीके से सारी न्यू अपडेट्स आती रहेंगी हर ईयर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड स्टडी हार्ड, यू कैन डू इट, 10th is not hard now.